हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकाक्ष आईएएस। ये हमारी यूपी स्पेशल जीके सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर और हो चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उस लेक्चर को देखिए। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा सॉइल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मृदा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है सॉइल। सॉइल है किसका? मिक्सचर है किसका? जो भी वेदर्ड मटेरियल है। अब ये वेदर मटेरियल क्या होता है कि देखिए, जैसे जो कोई हार्ड रॉक होती है वो धीरे धीरे टूट के क्या बनता है, अलग अलग बिखरती रहती है, तो वो वेदर मटेरियल होता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इनको मिला के क्या बनती है? सॉइल बनती है, जिसको हम बोलते हैं मृदा। अब इसका कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन इसका क्या होता है कि इसमें 5 to 10% क्या होता है? ये ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें। और 40 to 45% क्या होता है इसमें? मिनरल होता है। और 25% क्या होता है? एयर एंड वाटर होता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सॉइल है वो हमने कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है। तो लास्ट वीडियो हम देख चुके थे कि हमने 8 पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया था। लेकिन इससे पहले जो इंडियन जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की सॉइल को हमने मेन 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है न्यू एंड सब न्यू सॉइल ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा। मीन्स जो आपकी गंगा है, यमुना है, इनके सेडिमेंट से जो बन रही है सॉइल, जिसको बोलते हैं हम एल्यूवियल सॉइल। या फिर हमने नाम पढ़ा था क्या? भाभर। मीन्स न्यू सॉइल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? भाभर बोलेंगे। और अगर कोई ओल्ड सॉइल है तो हम उसको क्या बोल रहे थे? बांगर बोल रहे थे। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा कि एंशिएंट क्रिस्टलीन एंड विंध्यान टाइप बुंदेलखंडी सॉइल, जो आपके सदर्न पार्ट में बनता है। ठीक है, जो आपके क्या बनता है? सदर्न पार्ट में बनता है। वो क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? विंध्यान टाइप ऑफ रॉक्स। नेक्स्ट देखिए, इसमें तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में कि हमने 8 पार्ट में क्लासीफाई किया था। तो देखते हैं वो कौन कौन से 8 टाइप्स हैं इसमें। अब वो 8 टाइप्स किसके बेस पे किए थे? तो हमने वो टेम्परेचर के बेस पे, ह्यूमिडिटी के बेस पे, मॉइस्चर के बेस पे, इन सब के बेस पे हमने क्या किया था? उसको क्लासीफाई किया था। तो सबसे पहले देखिए क्या है। तो पहला है भाबर। ठीक है, हम जानते हैं भाबर क्या होता है। मीन्स जो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। दूसरा होता है तराई सॉइल। एंड थर्ड है एल्यूवियल सॉइल, बुंदेलखंड सॉइल, विंध्यान सॉइल एंड अरावली सॉइल्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है जिसका नाम है रेजिडुअल सॉइल। अब ये क्या होती है रेजिडुअल सॉइल? मींस कोई भी हार्ड रॉक है वो टूट टूट के क्या होता है, अगर वहीं पे सेटल हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल सॉइल। मींस होता क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए हिमालय है, तो हिमालय का क्या हो रहा है? वेदरिंग हो रहा है। जो पानी है वो क्या कर रहा है? इरोजन कर रहा है, उसको एरोड कर रहा है। और उसके जो भी टूट के जो भी उसके पार्ट्स हैं सेडिमेंट के तौर पर वो लाके क्या कर दे रहा है कि दूर मैदान में ला करके, प्लेन एरिया में लाकर उसको सेटल कर दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सॉइल। ठीक है। लेकिन अगर यही सॉइल अगर ट्रांसपोर्ट होके आगे नहीं जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेजिडुअल सॉइल बोलेंगे। अब जैसे कि विंध्यान रीजन में, तो विंध्यान रीजन में आपको क्या मिलेगा? रेजिडुअल सॉइल मिलेगा। क्योंकि उसमें होता क्या है कि डिसइंटीग्रेशन तो उसका हो गया, वेदरिंग उसकी हो गई, लेकिन वो सेटल वहीं के वहीं हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रेजिडुअल सॉइल। अगर वो बह के आगे चला गया, सेडिमेंट के तौर पर कहीं और जाकर सेटल हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। जिसमें आपका क्या कैटेगरी बनेगी? भाबर बनेगी एंड बांगर बनेगी। फिर से वही कि जो न्यू सॉइल है उसको हम बोलेंगे भाबर, और जो पुरानी सॉइल है 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी हो चुकी है उसको हम क्या बोलेंगे? बांगर सॉइल बोलेंगे। ठीक है। तो टोटल 6 कैटेगरी हम जान चुके हैं। एल्यूवियल सॉइल, बुंदेलखंड सॉइल और विंध्यान सॉइल और अरावली सॉइल्स, इधर तराई एंड भाबर सॉइल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। अब लास्ट क्लास में बता चुका था कि सॉइल इरोजन के 2 तरीके हैं उत्तर प्रदेश में मेनली। एक तो है वाटर और दूसरा हो जाएगा आपका विंड। अब जो भाबर और जो तराई का रीजन है, यहाँ पे प्रिवेलेंट क्या है? वाटर। मीन्स वाटर के थ्रू इरोजन होने वाला है। लेकिन अगर यही हम साउथ वेस्ट रीजन की बात करेंगे, जिसमें आपका क्या आ गया? आगरा आ गया, मथुरा हो गया, हाथरस, ये सारे जो रीजन है, इसमें क्या होगा? तो मई जून के टाइम में क्या होता है कि जब वीट की खेती जो होती है, गेहूं की खेती जब काट ली जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो क्या है? खाली पड़े हुए हैं। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? लू चल रही है। तो लू चलने की वजह से होता क्या है कि जो अपर लेयर है एग्रीकल्चर की फील्ड की, वो क्या होती है? इरोड होती है। किसके थ्रू? तो विंड के थ्रू। तो उत्तर प्रदेश में सबसे मेन रीजन क्या है? कि वाटर है। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? तो विंड का हो जाएगा। देखिए इसमें
पहला क्या है, वाटर इरोजन, और दूसरा है आपका विंड इरोजन। ठीक है, अब इसमें किस किस तरीके का होता है, वाटर सॉइल में देखिए इरोजन किस किस तरीके का होगा, तो स्प्लैश इरोजन होगा, सीट इरोजन होगा, रिल इरोजन होगा, गली इरोजन होगा, और स्ट्रीम बैंक इरोजन होगा। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि जो सॉइल इरोजन है वो किस वजह से होता है, क्या कारण होते हैं सॉइल इरोजन के। तो आप खुद दिमाग का जोर लगाइए और बताइए कि कॉजेज क्या हैं सॉइल इरोजन के। तो पहला कॉज हो जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स हम पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा हो जाएगा आपका जो ग्रेजिंग है, या जो वाटर, विंड, एयर, इन सब की वजह से भी क्या हो रहा है, तो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है पुअर वेजिटेशन। पुअर वेजिटेशन हो या फिर कल्टीवेशन हो, इस वजह से भी क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। या फिर अगर जो डिस्टर्बेंस अगर हम क्रिएट कर दें किसमें, जो नेचुरल हमारा क्या होता है, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न, तो इसमें भी डिस्टर्बेंस करने से क्या हो जाएगा, हमारा सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट टाइम आई थिंक या तो पीसीएस में या फिर यूपी आरओ यारो में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे रिल इरोजन, गली इरोजन, ये सब होता है, तो इनका क्या प्रोसेस है, पहले कौन सा बनता है, फिर सेकंड कौन सा बनता है, तो इसके बारे में उसने पूछ लिया था। तो इसके प्रोसेस के बारे में हम देख लीजिए कि सबसे पहले अगर सॉइल इरोजन में सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। ये क्या होता है स्प्लैश इरोजन, ठीक है, ये देखिए स्प्लैश इरोजन, इसका मतलब ये होता है कि जब बारिश की बूंदें क्या करती हैं, जब गिरती हैं फील्ड पर, तो होता क्या है कि बूंदों बूंदों का जो पिट्स थोड़े थोड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलेंगे कि या तो हम बोलेंगे रेन ड्रॉप फॉलिंग जो इरोजन होता है उस वो बोलेंगे रेन ड्रॉप, या फिर स्प्लैश इरोजन बोलेंगे उसको हम। ठीक है, तो ये क्या है, पहला स्टेप है सॉइल इरोजन का। इसके बाद फर्दर अगर यहां पे भी इसको नहीं रोका गया तो दूसरा होता है सीट इरोजन। सेकंड क्या बनता है, सीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि पूरे के पूरे खेत का, पूरे के पूरे फील्ड का क्या होता है कि जो अपर लेयर है वो क्या होती है, कट के जाने लगती है, जिसको हम बोलेंगे सीट इरोजन। तो पहला हो गया स्प्लैश इरोजन, दूसरा हो गया सीट इरोजन। तीसरा इसी में एडवांस क्या बनता है कि अगर इसको भी नहीं रोका गया तो नेक्स्ट बनता है रिल इरोजन। अब ये क्या होता है रिल इरोजन, तो ये तीसरा स्टेज है। ठीक है, और शीट इरोजन के अगला वाला प्रोसेस है ये, सीट इरोजन का सीधे क्या होगा, रिल इरोजन होगा। अगर हमने बहुत टाइम तक हमने चेक नहीं किया, ठीक है, अनचेक रखा इसको, तो होगा क्या कि फिंगर शेप के ग्रुप्स बनना उसमें शुरू हो जाते हैं। ठीक है, छोटे मोटे मोटे से, थोड़ा सा आपने देखा होगा बीच बीच में ऐसे उंगली टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, जिसमें से क्या है सॉइल उसमें से कट के जाने लगती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिल इरोजन। इसके अलावा अगर ये भी हमने क्या नहीं किया, सही टाइम से चेक नहीं किया या अनचेक्ड ऐसे ही रखा हमने इसको, तो ये बड़ा रूप ले लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गली इरोजन। क्या बोलेंगे इसको, गली इरोजन। अगर यही थोड़ा सा वाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गली इरोजन बोलेंगे। ये चौथी स्टेज है। ठीक है, और यही गली इरोजन क्या बनता है, बेड रेवाइन का काम करता है चंबल में। इसके अलावा नेक्स्ट होता है, तो नेक्स्ट बन जाएगा आपका स्ट्रीम चैनल इरोजन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी धाराओं में जब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम चैनल इरोजन बोलेंगे। अब समझिए इसको कि पहला स्टेप क्या बनेगा, स्प्लैश इरोजन, या इसको बोलते हैं रेन ड्रॉप इरोजन बोलते हैं। दूसरा फिर वही आगे चल क्या बनेगा, शीट इरोजन। नेक्स्ट बनेगा रिल इरोजन, गली इरोजन, एंड देन स्ट्रीम चैनल इरोजन। तो ये पांचों आप याद रखिए। तो वो क्या करेगा, वो अरेंजमेंट करा लेता है कि पहले कौन सा बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, होता है ना कि इंक्रीज होते हुए डिक्रीज होते हुए, इस तरीके से यूपी में अरेंज कराता है एग्जाम में। तो आप ध्यान रखिए इसमें कैसे करना है। ठीक है, तो और इंपॉर्टेंट इसमें और क्या बनता है कि अगर मान लीजिए सॉइल इरोजन में अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉइल कंजर्वेशन जो होता है तो वो आप कैसे करोगे, तो उसका तरीका आप क्या हो सकता है कि आप एक काम करिए, क्रॉप रोटेशन करा दीजिए। अगर बदल बदल क्रॉप करते रहेंगे तब भी क्या है, आप सॉइल को फर्टाइल भी बनाए रखेंगे और कंजर्व भी कर पाएंगे। नेक्स्ट और क्या कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग कर सकते हो, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, तो नेक्स्ट बिल्डिंग डैम भी कर सकते हो, शेल्टर बेल्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सब तरीके हैं किसके, सॉइल कंजर्वेशन के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, सीट इरोजन अकर्स इन वेरी सबटल वेन फ्लैट फील्ड विच द फार्मर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और यही आगे चल के क्या रूप ले लेगा, बड़ा जब रूप ले लेगा तो हो जाएगा गली इरोजन, जो कहां बनता है, यमुना और चंबल रीजन में।
और अगर मैं इसमें स्पेशली बात करूं डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो इस डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इटावा एंड आगरा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो रेवाइन फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे, गली इरोजन की वजह से क्या बोलते हैं उसको, रेवाइन वेटलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं उसको, चंबल नदी को। ठीक है, तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है काफी, क्योंकि इन 2 डिस्ट्रिक्ट होकर क्या है, चंबल बह रही है। नेक्स्ट अगर वो कह रहा है सॉइल इरोजन, अगर विंड की बात करते हो तो उसमें कौन कौन सा हो जाएगा, मथुरा, आगरा, ये सब वो रीजन है जिसमें क्या हो जाएगा आपका विंड इरोजन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। अब आप एग्रीकल्चर में इसमें देखिए 4 से 5 इंपॉर्टेंट डेटा इसका याद रखना है। आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है वो क्या है, कृषि प्रधान है, स्टेट है। और इसमें है क्या कि अगर हम अभी जो पहला देखिए, उत्तर प्रदेश में एक और अपने आप में एक नया क्वेश्चन है, जो यूपी इकोनॉमिक जो रिव्यू आया, इकोनॉमिक जो सर्वे आई है, वो पहली बार उत्तर प्रदेश है जिसने अपना क्या है इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है। तो ये भी अपने में क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसने पहली बार क्या किया है, इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 68% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन किसमें है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एंड एलाइड एक्टिविटीज में। कितने परसेंट पॉपुलेशन, 68% पॉपुलेशन। जबकि हमने कल की क्लास में क्या देखा था कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 59.3% के समथिंग पॉपुलेशन क्या है, एंगेज्ड है किसमें, एग्रीकल्चर में। देखिए इसमें फर्दर इसमें है क्या, आगे फिर उन्होंने क्या बोला है कि जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वो कितनी है, तो वो ग्रोथ है आपकी 12.7%। ठीक है, अगर हम किसके कंपेरिजन करा रहे हैं, 2024-25 कंपेरिजन करा रहे हैं विद 2023-24 से, तो 2023-24 से जब हम 2024-25 में आए तो कितने परसेंट की ग्रोथ हुई, तो 12.7% की ग्रोथ हुई है। और अगर हम अगर हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24.9%। इतना परसेंट किसमें, उत्तर प्रदेश के टोटल जो जीएसडीपी है, उस जीएसडीपी में जो एग्रीकल्चर है और जो एलाइड सेक्टर है, अगर दोनों को मिला दें तो लगभग 25%, मीन्स 1/4 क्या है, किसका शेयर है, तो एग्रीकल्चर का शेयर है। अगर यहाँ पे भी इसको अरेंज करना पड़े तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा आपका, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका सर्विस सेक्टर का, अप्रोक्स कितना 50% के लगभग। और उसके अलावा फिर किसका हो जाएगा, एग्रीकल्चर का एंड सेकेंडरी सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग का जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, अगर हम पीएलएफएस के अकॉर्डिंग, मींस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो क्या बताता है, जो डेटा पब्लिश करता है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 53.2% ऑफ स्टेट की जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है वो किसमें है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में है। तो याद रखिए यहाँ पे 3 डेटा आपके सामने निकल के आए हैं कि टोटल अगर यूपी की इकोनॉमिक रिव्यू की अगर हम बात करते हैं तो 68% पॉपुलेशन किसमें एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में। अगर वही हम 2011 सेंस की बात करते हैं तो लगभग 59.3% पॉपुलेशन किसमें एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। लेकिन वही अगर हम किसकी पीएलएफएस 2023-24 की बात करते हैं तो 53.2% पॉपुलेशन किसमें एंगेज्ड है, तो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। चलिए नेक्स्ट इसमें अलग अलग बाइफर्केशन किया है कि टोटल में अगर 78.8% अगर हम बात करते हैं तो विमेन किसमें है, एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। वहीं 44% जो मैन है वो किसमें एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और आता है, जैसे आपने देखा है 78.8% जो विमेन है उत्तर प्रदेश में वो क्या है, एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे वर्ड निकल के आता है जो आपके मेंस में काफी हेल्प करेगा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस क्या है कि दिन पे दिन हो क्या रहा है कि जो विमेन है वो एंगेज हो रही है किसमें, खेती में, और इतना सरप्लस हो नहीं पा रहा खेती में कि वो अपना घर चला पाए। तो जो मैन है वो क्या चला जाता है, बाहर निकल चला जाता है, इंडस्ट्री वगैरह में काम करने चला जाता है वो। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मैन की पॉपुलेशन है जो एंगेज्ड एग्रीकल्चर में थे वो क्या हो, कम हो रही है, और विमेन की जो परसेंटेज है वो क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम दे रहे हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए इसमें अगर हम 2023-24 की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है इसमें जीएसडीपी में, अब देखिए आपको मैं बता देता हूं कि जीएसडीपी और जीडीपी एक ही चीज है। देखिए अगर नेशनल एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो हम जीडीपी निकालते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं तो क्या होता है, जीएसडीपी निकालते हैं। जीडीपी क्या होता है, आसान आसान समझिए आप। जीडीपी जीडीपी क्या होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर नेशंस की बात करते हैं, मान लो उसके नेशन की बाउंड्री की बात करते हैं, इस बाउंड्री के अंदर पूरे एक साल में, टाइम कितना लेंगे हम, 1 ईयर, एक साल में जो हमने प्रोडक्शन किया है, जो प्रोडक्शन हमने किया है उसकी अगर हम मॉनेटरी टर्म में निकालें तो हम इस टोटल उसको क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलेंगे। याद रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आपने क्या किया है कि 90 साइकिल्स आपने बनाई एक साल के अंदर इस देश में, और
एक जो साइकिल है फॉर एग्जाम्पल वो कितने की है, तो 1000 की है। तो टोटल अगर हम जीडीपी सिर्फ, अगर मान लीजिए सब कुछ कांस्टेंट है और कुछ हमने बनाया नहीं है, सिर्फ साइकिल हमने बनाई है, तो हमने न्यू क्रिएशन किसका किया है, साइकिल का किया। तो 1000 अगर उसका प्राइस है और 90 साइकिल्स हमने बनाई है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90,000। तो आपकी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 90,000 उस कंट्री की हो जाएगी। साथ ही साथ में क्या होता है कि आपने सुना होगा ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ में क्या करते हैं, पिछली साल की कंपेरिजन में हम निकालते हैं। तब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपने ये फॉर एग्जाम्पल 2025-26 में आपने 90 साइकिल बनाई थी, लेकिन वही 2026-27 में आपने कितनी बना दी, 100 साइकिल्स बना दी। तो ग्रोथ कितने की हो गई, तो ग्रोथ 10 की हो गई। तो 10/19 इंटू 100, ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ग्रोथ निकल के आ जाएगी। तो ग्रोथ इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो चीजें देख लीजिए ग्रोथ में भी। अगर एक होता है कि आपका करंट, एक होता है कांस्टेंट, समझिए आप। अब करंट क्या होता है कि लास्ट ईयर को देखे आपने निकाल लिया कि 10 साइकिल बढ़ा दी, लेकिन यही अब कांस्टेंट क्या होता है, तो हम सीरीज लेके चलते हैं 2011-12 की फॉर एग्जांपल। अब 2012 में हम कितनी बना रहे थे, तो 50 साइकिल बना रहे थे, ऐसा समझिए आप, ठीक है। तो वहां से अगर हम कंपेरिजन करके लेके आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, तो उस कांस्टेंट से हो जाएगा। मींस 2011-12 से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट पे हो जाएगा। और अगर लास्ट ईयर को देखे करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि जो टोटल जीएसडीपी है, उस जीएसडीपी में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, तो 25.8% एग्रीकल्चर का शेयर है। टोटल कल्टीवेबल लैंड कितनी है, तो याद रखिए 182.37 लाख हेक्टेयर, ठीक है, जो कि कितना है, टोटल कंट्री का 10% के लगभग है। मींस अगर हम ये जो 182.37 लाख हेक्टेयर है, इसी में अगर हम क्या करें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग कितना निकल के आ जाएगा, 1820 के लगभग टोटल कंट्री का क्या है, कल्टीवेबल लैंड है हमारे पास। उत्तर प्रदेश का कितना हो जाएगा, टोटल का बाई 10 मीन्स 10% है। तो कितना आ जाएगा, 182.37 लाख हेक्टेयर। इसमें देखिए अगर हम टोटल कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में फूड ग्रेन में उत्तर प्रदेश का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 17.85, ठीक है। फ्रूट्स में कितना है, तो लगभग 12-12.5% है। वेजिटेबल में कितना है, लगभग सेम वही 70-70.5% के लगभग क्या है, तो वेजिटेबल में शेयर है इसका। नेक्स्ट देखिए, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि रैंकिंग जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है वो किसमें है, मिल्क, हनी, फूड ग्रेन, व्हीट, शुगर केन, इन सब में क्या है, जो स्टेट है वो फर्स्ट है, किसमें, कंट्री में। साथ ही साथ क्या है कि यूपी जो है वो फर्स्ट स्टेट है क्या, इंप्लीमेंट करने में डीबीटी इन एग्रीकल्चर। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मीन सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा आएगा। अब चाहे आप इसमें देख लीजिए किसान सम्मान निधि, इसमें क्या है, किसानों को सीधे 6,000 रुपए आएंगे उनके अकाउंट में 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार करके। या फिर आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी देख लीजिए, जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है वो भी सीधे किस में आ रही है, वो भी सीधे अकाउंट में आ रही है। तो उत्तर प्रदेश डीबीटी के मामले में क्या है, नंबर 1 है। नेक्स्ट है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। अब लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है वो टोटल कितने हैं, 15 पढ़े थे हमने। उस 15 में से जो 3 है, अगर उन्हीं सिर्फ 15 को देखा जाएगा तो 3 किसमें है, उत्तर प्रदेश में। देख लीजिए 15 है कंट्री में, जिसमें से 3 क्या है, उत्तर प्रदेश में। इन आउट ऑफ 15 में, वैसे तो अलग है, वैसे तो हमने कितना है 8 से 9 पार्ट में हमने इसको अलग से क्लासीफाई कर रखा है। तो उसके अगर आउट ऑफ 15 में देखा जाए तो 3 कहाँ पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इसमें पहला आपका क्या हो जाएगा, तो मिडिल गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन और सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो हमने बांट रखा है। अब जो 9 पार्ट में हमने बांटा था वो 9 पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए भाबर तराई रीजन, वेस्टर्न प्लेन, सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, साउथ वेस्ट सेमी एरिड। इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका, वही आगरा, इटावा, ठीक है, ये वो रीजन आ जाएगा। सेंट्रल प्लेन, इसमें क्या आ जाएगा आपका, कानपुर, लखनऊ, ये सब सेंट्रल में चला जाएगा। नेक्स्ट बुंदेलखंड, तो 7 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे इसमें, कौन कौन से, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा, तो बुंदेलखंड रीजन में आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट प्लेन में आ जाएगा, तो जो भी आपका तराइन वाला पार्ट लगता है, जो भी नेपाल बॉर्डर के उधर लगता है, तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेन हो जाएगा। सिद्धार्थनगर हो गया आपका, महाराजगंज हो गया। और ईस्टर्न प्लेन रीजन में कौन कौन आ जाएगा आपका, ईस्टर्न प्लेन में, ठीक है। और विंध्यान रीजन में, तो विंध्यान रीजन में आपको कौन सा आ गया, चंदौली आ गया, मिर्जापुर आ गया, ये सब रीजन आ जाएंगे उसमें। तो टोटल हमने कितने पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, तो 9 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। अब याद रखिए जो टोटल कंट्री का जो हमने 15 पार्ट में कर रखा था उसमें 3 पार्ट्स, जो 3 जोन है वो कहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की इटसेल्फ मतलब खुद के
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो कितने में बांट रखा है हमने, तो 9 पार्ट में बांट रखा है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अगर जितने भी हमने ऊपर जो रीजन पढ़े हैं इसमें क्या है, बुंदेलखंड क्या है सबसे ज्यादा वनरेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश भी क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पे क्या है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे जो हम उगाएंगे वो भी क्या उगाएंगे, या तो हम पल्स वगैरह उगाएंगे, या क्या करेंगे हम जो ड्रॉट टॉलरेंट फसल होती है, या फिर मिलेट वगैरह हम यहाँ पे उगाएंगे काफी। ठीक है, तो याद रखिए। देखिए एग्रीकल्चर को क्या है, उसके जो फैक्टर्स हैं जैसे कि सॉइल हो गया, ह्यूमिडिटी वगैरह हो गया, यही डिसाइड करता है कि हमको वहां पे क्या उगाना है। देखिए नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है कि हम बदल बदल के अगर क्रॉप करते रहेंगे, इससे हमारा फायदा भी क्या होगा, सॉइल इरोजन वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो देखिए इसमें अगर इसमें एंटायर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो क्रॉप रोटेशन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो ग्रॉस सोन एरिया है, तो वो मोर देन 200% भी, वो कहाँ मिलेगा हमको, तो ये हमको देखने को मिलेगा वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सबसे ज्यादा मींस 2 से भी ज्यादा फसलें जहां उगाई जाएंगी वो रीजन है आपका हाथरस हो गया, फर्रुखाबाद हो गया। ये वो रीजन है जहां पे एक साल में 2 से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, मींस क्रॉप रोटेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसमें यूपी की इकोनॉमिक रिव्यू के अकॉर्डिंग जो क्रॉप इंटेंसिटी है 2024-25 वो कितनी है, 193.7%, मींस अप्रोक्स टू 200%, मींस एक साल में कहीं ना कहीं अप्रोक्स 2 फसलें लगभग पूरे एंटायर उत्तर प्रदेश में उगाई जाती हैं। 2023-24 में यही कितना था, 182%, जो कि बढ़कर कितना हो गया, 193.7% हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो कहां की है, हाथरस की, कितनी है, 247%, मींस लगभग 2.5, मींस 2.5, मींस एक साल में ये लगभग 2 से ज्यादा फसलें उगा रहे हैं। सेकंड नंबर कौन है, फर्रुखाबाद क्यों और इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पे क्या है, पोटैटो के लिए इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट है मथुरा, कितना है, 235.4%। जबकि सबसे कम आपको कहां देखने को मिलेगा, तो सबसे कम आपको देखने को मिलेगा बांदा। ये बांदा कौन सा रीजन है, तो ये है आपका बुंदेलखंड रीजन, बांदा हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया 153.3%। नेक्स्ट बलिया, तो इसको कैसे याद रखोगे, ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको एमबीबी में क्या है, सबसे कम आएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर यहाँ पे साइकिल की बात करते हैं तो देखिए साइकिल में ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्या है, धान उगाते हैं, गेहूं हो गया और सरसों हो गई, साथ ही साथ में और क्या हो सकता है, तो ये ज्वार उगा लेते हैं, ठीक है, पीजन भी और गेहूं उगा लेते हैं। लेकिन वही अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ धान कम होता है, धान कहाँ होता है, तराई रीजन में और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। लेकिन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मक्का देखने को मिलेगा, मक्का हो गया, आलू हो गया, एंड देन गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया। या फिर दूसरी साइकिल क्या होती है, तो आपका मक्का हो गया, आलू हो गया और प्याज हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो उत्तर प्रदेश है वो क्या क्या उगाता है, तो देखिए सबसे पहले अब वही 3 फसलें यहाँ पे फॉलो करेंगे, रबी, खरीफ एंड जायद। अब क्या होता है, ये रबी का टाइम क्या होता है, तो रबी जो है वो कब बोई जाती है, तो लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये बोई जाती है, अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे ये बोई जाएगी। और हार्वेस्टिंग, काटने का टाइम इसका कितना होगा, तो ये काटने का टाइम होगा इसका मार्च और अप्रैल के लगभग। लेकिन वही खेत तुरंत खाली होते ही मार्च अप्रैल में अगर हम बो देंगे और लगभग जून जुलाई तक हम उसको काट लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जायद बोलेंगे। फिर वही तीसरी कि जून जुलाई में लगभग वो बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर तक काटी जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, खरीफ बोलेंगे। मींस जो मानसून के टाइम पे बोई जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, खरीफ बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए रबी क्रॉप्स में क्या हो जाएगा कि विंटर सीजन के स्टार्टिंग में ये बोई जाएगी, मींस अक्टूबर और दिसंबर तक ये बोई जाती है, जिसके लिए क्या करनी पड़ेगी, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ेगी, एवरेज टेम्परेचर जरूरत पड़ेगी लगभग 12 से 17 के लगभग डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इसमें टेम्परेचर जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो आपका वीट, बार्ले मींस गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, मस्टर्ड, लाइन सीड, तोरिया, पोटैटो, आलू एंड टोबैको। तो टोबैको भी किस में आ जाएगा, तंबाकू भी आपकी किस में आ जाएगी, तो रबी क्रॉप्स में आ जाएगी। नेक्स्ट खरीफ क्रॉप में कौन कौन आ जाएगा, तो खरीफ क्रॉप्स में आ जाएगा आपका सोरगम, ज्वार हो गया, मक्का हो गई, ठीक है, राइस हो गया, पर्ल मिलेट, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका खरीफ में। अब याद रखिए यहाँ पे कि जो मेज है, मक्का है,
तो मक्का अगर हम दक्षिण भारत की बात करेंगे, अभी हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस में आ जाएगी, ये खरीफ में आ जाएगी। लेकिन अगर यही साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये जायद में आती है। ठीक है, ये दोनों सीजन में वहां पे बोई जा सकती है, तो याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट आएगा जायद क्रॉप। क्या है जायद क्रॉप? तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये मार्च अप्रैल में बोई जाएगी और जून जुलाई में ये काट ली जाएगी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका खीरा हो गया, ठीक है, तरबूज खरबूज ये सब हो गए, तो ये सब किसमें आ जाएगा, और पंपकिन, ठीक है, मूंग हो गया, चीना हो गया, लोबिया हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा आपका, तो ये सब आ जाएगा जायद क्रॉप में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वीट। वीट में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 2024 यूपी पीसीएस ने वीट के बारे में पूछा था, उसके टेम्परेचर के बारे में और रेन के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए, तो इसके लिए रेनफॉल कितना चाहिए आपको, तो 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। वीट को उगाने के लिए आपको बारिश कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 10 से 15। जब हम उसको बो रहे हैं मीन्स अक्टूबर नवंबर में कितना टेम्परेचर चाहिए आपको, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट और क्या बनता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी कहाँ होगी, तो यही जो आपका जो गंगा और घाघरा का दोआब है, इसमें सबसे ज्यादा क्या होने वाली है, आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। और उत्तर प्रदेश क्या है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर 1 है किसमें, वीट प्रोडक्शन में। लगभग लगभग 30% के लगभग कंट्री का टोटल वीट प्रोडक्शन का क्या करता है, उत्तर प्रदेश वीट प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट है राइस। अब राइस के लिए क्या चाहिए, देखिए राइस है, खरीफ क्रॉप है, तो इसके लिए क्या चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए। तो देखिए इसमें कि टेम्परेचर कितना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और बोने के टाइम पे कितना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। साथ में देखिए, तो इस बारिश कितनी चाहिए, लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर। मीन्स हमें गेहूं के लिए कितनी चाहिए थी, 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए थे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 से 125 सेंटीमीटर लगभग हमें यहाँ पे हमको रेनफॉल चाहिए। किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज्यादा होता है, तो जो तराई रीजन है या फिर जो भी आपके नेपाल बॉर्डर से जो भी लगे हुए हैं उन सब में सबसे ज्यादा होगा, जैसे महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में ज्यादा होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आगे इसमें है भी, सिद्धार्थनगर जो है वो किसके लिए है, काला नमक राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसमें शुगर केन। अब शुगर केन आपका कहाँ होगा, तो जो मेरठ एडजॉइनिंग जो एरिया है इसमें होगा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत ये हो गया, उधर अवध का रीजन हो गया, इन सब में होगा। अब गन्ने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा पानी चाहिए गन्ने के लिए। तो देखिए जरा, सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो क्ले लोम सॉइल होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, और 100 से 200 सेंटीमीटर आपका रेनफॉल होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या, कौन कौन से 2 रीजन है, तो एक तो तराई के रीजन होगा, दूसरा क्या है, गंगा यमुना दोआब हो गया। और 48.57% कंट्री का जो टोटल शुगर केन है प्रोडक्शन, वो कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है। साथ ही साथ आपको याद रखिए कि टोटल इसमें जो रिकवरी होती है, शुगर रिकवरी, जो गन्ना पेराई के बाद जो रिकवरी होती है, वो अप्रोक्स 10% ही होती है उत्तर प्रदेश में, और 10% से कम ही होती है, लगभग मान के चलिए आप 9.60 के लगभग आपको होती है। 10% आपको तब मिलेगी जब आप क्या करेंगे, जो बी मोलेसिस होता है, जो सीरा वगैरह आप नहीं निकालेंगे, तब आपको 10% के लगभग मिलेगी। अदरवाइज क्या है, 10% से कम ही मिलेगी आपको, रिकवरी कितनी है, 10% से कम ही होगी इसमें। नेक्स्ट आता है कॉटन। तो कॉटन में आपकी क्या है, खरीफ क्रॉप है। अब इसमें होगा क्या कि कॉटन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रेगुर सॉइल चाहिए, मीन्स जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी ब्लैक सॉइल उत्तर प्रदेश में, तो आपको 2 जगह देखने को मिलेगी, या तो बुंदेलखंड और दूसरा या फिर होगा रोहिलखंड। रोहिलखंड में कौन कौन सा हो जाएगा आपका, तो रोहिलखंड में हो जाएगा बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये सब वो रीजन बन जाएगा। अब याद रखिए, तो कॉटन के लिए चाहिए आपको पानी ज्यादा चाहिए, तो बुंदेलखंड में तो ये पॉसिबल इतना ज्यादा है नहीं, भले ही वहां पे ब्लैक सॉइल है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रोहिलखंड के एरिया में कॉटन कल्टीवेशन होता है। देखिए इसमें नेक्स्ट है ग्राउंड नट, मीन्स मूंगफली। तो मूंगफली भी आपको कहाँ मिलेगी, तो रोहिलखंड में ही मूंगफली आपको मिलेगी। तो ये भी क्या है, खरीफ क्रॉप है। कब बोई जाती है, तो जून जुलाई के लगभग बोई जाती है, और नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है इसका। तो सॉइल कौन सी चाहिए इसके लिए, तो लाइट सैंडी लोम सॉइल चाहिए इसके लिए। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, तो वही सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी एंड मुरादाबाद। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेस्टर्न यूपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ओपियम, अफीम। अफीम आपको कहाँ होगा, पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, तो बाराबंकी और गाजीपुर के लिए। तो बाराबंकी इज द लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है स्टेट में। साथ में क्या है, गाजीपुर में भी ये उगाई जाती है। तो स्टेट की अकेली ओपियम फैक्ट्री कहाँ है, 1820 में जो एस्टेब्लिश हुई थी, वो है गाजीपुर में। गाजीपुर अच्छा इंपॉर्टेंट और क्यों है, क्योंकि गाजीपुर में क्या है कि जो कॉर्नवालिस है उसकी टॉम बनाई गई है, कॉर्नवालिस की टॉम।
वो भी कहाँ है, गाजीपुर में है। नेक्स्ट देखिए ग्राम, चना, तो चना क्या हो जाएगा आपका, तो चना आपका हो जाएगा रबी क्रॉप। इसमें क्या चाहिए, जहाँ पे ड्राई और लाइट लोम सॉइल होती है वहां पे ज्यादा उगाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा ड्राई रीजन हमें कहाँ मिलेगा, तो या तो ये मिलेगा साउथ वेस्ट का रीजन, या एकदम सदर्न पार्ट। सदर्न पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, सदर्न पार्ट में आपका आ जाएगा बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, तो देखिए अमंग पल्सेस क्रॉप इन यूपी अंडर ग्राम इज द हाईएस्ट। सबसे ज्यादा अगर टोटल पल्सेस जो प्रोडक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा उसमें जो है वो चना की खेती हो रही है। तो मैक्सिमम जो ग्राम प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रहा है, बुंदेलखंड रीजन में हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अरहर। तो अरहर भी आपको कहाँ मिलेगी, वही बुंदेलखंड रीजन में मिलेगी। तो अरहर आपका क्या है, तो खरीफ सीजन में बोई जाती है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप है ये। तो मेन रीजन क्या हो जाएगा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, वही बुंदेलखंड रीजन ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बाजरा। बाजरा आपको कहाँ मिलेगा, देखिए अगर हम टोटल मिलेट प्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, या रेपसीड वगैरह की, सरसों वगैरह की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान नंबर 1 है। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी जो राजस्थान एडजॉइनिंग एरिया है, जैसे आपका क्या हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, हाथरस हो गया, ये सब जो एरिया है इन सब में क्या होगा, तो बाजरा सबसे ज्यादा उगाया जाएगा। मीन्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाजरा उगाया जाएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट सेमी एरिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, ये वो रीजन है जहां पे क्या होगा, बाजरा सबसे ज्यादा उगाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मक्का। तो मक्का भी कहाँ होगा, जहां पे बाजरा उगाया जा रहा है वही सेम वही रीजन है जहां पे मक्का उगाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश रैंक कितना है, 6वें नंबर पे है। ठीक है, मेज प्रोडक्शन में कंट्री में। तो कहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाएगा, तो सेंट्रल प्लेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ स्टेट। इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद, नेक्स्ट कानपुर, कन्नौज, ये वो रीजन है जहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा मक्का उगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।